कहते ना कि मैं सच कहूंगा फिर भी हार जाऊंगा, और वो झूठ कहेगी लाजवाब कर जाएगी। तो दोस्त, आज की पहली सवाल है कि किस युग को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसकी वजह है कि इस युग में बहुत सारे कवि हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि समुद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय नवरत्न की व्यवस्था था, नवरत्न इनके दरबार में रहते थे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे कवि, बहुत सारे वैज्ञानिक इस युग में रहे हैं, जो कि इस युग को स्वर्णिम युग की श्रेणी में डाले हैं। इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ जान लेते हैं गुप्त काल के बारे में, कि गुप्त काल की शुरुआत 3री सदी के लास्ट में हुआ था, कौशाम्बी, जो कि प्रयाग में पड़ता है। इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे, और इनके आखिरी जो शासक थे वो विष्णुगुप्त थे। इनके सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त आखिरी में थे। तो इसको याद करने का ट्रिक मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया है, आपको वो वीडियो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, जो कि पंचतंत्र के लेखक हैं, और इनका भी संबंध गुप्त काल से ही है, और इन्होंने पंचतंत्र की रचना संस्कृत में किया है, और ये दुनिया का सबसे सेकेंड, ये बाइबल के बाद दूसरा ग्रंथ माना जाता है, जो कि सबसे बड़ा है। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र। आर्यभट्टयम के बारे में जान लेते हैं कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम सिद्धांत दिया है, जिसमें पहली बार कहा गया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है। वहीं ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के जो अभी सिद्धांत न्यूटन ने दिया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, इसका कल्पना बहुत साल पहले कर लिया था, और उन्होंने कहा था कि ये पृथ्वी का स्वभाव है। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण ना कह के पृथ्वी का स्वभाव बताया था, जिसके कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो वो गुप्त काल में ही ये सारी चीजें बता गई थी, इसीलिए इस काल को स्वर्णिम युग की श्रेणी में रखा गया है। और कालिदास भी इन्हीं के गुप्त काल में ही अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल की ओर कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश से थे, इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं पे दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच होता था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार के बीच में होता था। ये पाल हो गया, ये आपका राष्ट्रकूट, और ये गुर्जर प्रतिहार, ये तीनों का जो ये क्षेत्र यहाँ केंद्र पड़ता था कन्नौज, और इसी कन्नौज के लिए तीनों में बराबर संघर्ष होते रहता था। तो याद रखेंगे, तीनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, एलोरा गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो हम सभी पहले जानते हैं कि एलोरा गुफा राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे जो मूर्तियां हैं वो हिंदू धर्म के भी मूर्तियां हैं, जैन धर्म के भी मूर्तियां और बुद्ध धर्म के भी मूर्तियां हैं। यानी एलोरा गुफा तीनों धर्म से संबंधित है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जर कितने प्रकार के होते हैं? जर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जर, मूल जर, और एक होता है भाखड़ जल, जिसे समानांतर जल भी कहते हैं। भाखड़ जल, इसमें क्या होता है कि एक मूल जर में एक लंबा सा मोटा सा बीच में होता है, और उसके चारों ओर छोटे छोटे उसके जर होते हैं। और समानांतर जड़ या भाखड़ जड़ में क्या होता है कि वो समानांतर होते हैं। जैसे कि आप गेहूं का जब पौधा उखाड़ के देखेंगे तो उसमें समानांतर होता है। तो ये जो होता है समानांतर, ये एक बीजपत्री में होता है, और ये मूल जड़ जो होता है वो 2 बीजपत्री। आम का जब पौधा आप उखाड़ के देखेंगे तो इस प्रकार के जड़ आपको दिखेंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं कि मानव कंकाल की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है, वो मानव कंकाल की सबसे बड़ी हड्डी है। वहीं स्टेपस के बारे में याद रखेंगे कि स्टेपस कान की हड्डी है, और ये सबसे छोटी हड्डी है। लिंगामेंट, जब हड्डी को जोड़ता है, हमारे शरीर में हड्डी को जोड़ता है तो उसको लिंगामेंट कहते हैं, और इसका रंग उजला होता है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी किस पत्थर से निकलती है? यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया, पत्थर नहीं पठार होगा। पठार, किस पठार से निकलती है? तो नर्मदा नदी
मैकाले पठार से निकलती है, वहीं आपसे सवाल करे कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक के मैकाले पठार से निकलती है। इसलिए जगह पूछे तो अमरकंटक बताएंगे, अगर पठार पूछे तो मैकाले पठार आप याद रखेंगे। और ये नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन नदी डेल्टा का निर्माण करता है। तो गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करता है, वहीं पर नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करता है। इसको याद कैसे करते हैं, देखिए समझते हैं इसको। गंगा नदी जब अपने साथ बहती है तो वो समतल जमीन से होकर जाती है, वो जमीन की मिट्टी को अपने साथ अवसाद को लेकर आगे बढ़ती है, और इसी कारण से वो अपने मुहाने पर मिट्टी को जमा कर देती है, जिसके कारण उसे हम डेल्टा कहते हैं। लेकिन नर्मदा नदी जो है ये सतपुरवा और विंध्याचल पर्वत के बीच से होकर गुजरती है, जिसे भंस घासी कहते हैं। और जब वहां से गुजरते हैं तो इसको मिट्टी नहीं मिलता है बल्कि पत्थर मिलता है। तो ये जब बहती है तो अपने तेज रफ्तार के साथ में पत्थर को लेकर जाती है और अपने मुहाने पर पत्थर जमा कर देती है, जिसे एस्चुरी कहते हैं। तो जो पत्थर निर्माण करता है उसे एस्चुरी कहते हैं, और जो गंगा नदी है वो अपने साथ मिट्टी को अपने मुहाने पे लेकर जाके जमा कर देती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और एक प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। आपको कमेंट में बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, पादप श्वास में कौन गैस छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। वहीं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। पादप यानी पौधा, पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो पूछ क्या रहा है, कौन गैस छोड़ता है? तो छोड़ता कौन सी गैस है? ऑक्सीजन।